देखिए बेटा, ये फर्स्ट चैप्टर है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड, और इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये आप लर्न कर लेना, याद कर लेना। तो जब पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए वैज्ञानिक, पहला क्वेश्चन है वैज्ञानिक व्यवहार क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो वैज्ञानिक व्यवहार क्या है। अब देखिए वैज्ञानिक व्यवहार क्या है, तो इसका आंसर जो होता है वो इस तरीके से लिखेंगे आंसर। वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से, विधियों के प्रयोग से क्या हल करते हैं हम, समस्याएं हल करते हैं। वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से समस्याएं हल करने का व्यवहार, करने का व्यवहार क्या कहलाता है, वैज्ञानिक व्यवहार कहलाता है। वैज्ञानिक व्यवहार कहलाता है, ठीक है। वैज्ञानिक व्यवहार क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है। इसका आंसर हमने लिखा वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से, क्योंकि वैज्ञानिक जो होते हैं वो बहुत सी विधियों का प्रयोग करते हैं और उन विधियों के द्वारा हमेशा समस्या का क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से समस्या हल करने का व्यवहार वैज्ञानिक व्यवहार कहलाता है। ये क्वेश्चन पहला हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विज्ञान का मूलभूत लक्ष्य क्या है, ये क्वेश्चन है। मान लीजिए विज्ञान का मूलभूत लक्ष्य या उद्देश्य कह सकते हैं, उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। विज्ञान का मूलभूत लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हम यहां से लिखेंगे। विज्ञान का मूलभूत लक्ष्य, विज्ञान का मूलभूत लक्ष्य हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं की, प्राकृतिक घटनाओं का विश्लेषण, ऐसे लिखेंगे, चलिए प्राकृतिक घटनाओं का विश्लेषण एवं सत्य की खोज करना है, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें क्वेश्चन दूसरा क्या है, विज्ञान का मूलभूत लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है विज्ञान का मूलभूत लक्ष्य हमारे चारों ओर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का विश्लेषण। हमारे सराउंडिंग चारों ओर जो भी घटनाएं होती हैं प्रकृति में, ठीक है, बहुत सी घटनाएं हैं जो ब्रह्मांड में होती हैं, प्रकृति में होती हैं, उन घटनाओं का क्या करना है, हमें विश्लेषण करना है और सत्य की खोज करना है। तो ये विज्ञान का मूलभूत लक्ष्य होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध लिखिए। ये क्वेश्चन है, छोटा ही क्वेश्चन है। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध लिखिए, आइंस्टीन ने दिया था। तो ये है द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों में संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध, ये होता है E बराबर होता है m इंटू सी स्क्वायर। ये है E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। E बराबर है एनर्जी, ऊर्जा, m मीन्स मास, मास मीन्स होता है द्रव्यमान, c मीन्स प्रकाश की चाल,
जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो E बराबर mc² लिख देते हैं, जहां m इसको मास कहते हैं, मास मीन्स द्रव्यमान, ठीक है, और c बराबर प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये होती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, ये हमेशा सभी में दिए जाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब में दिए जाते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम, या लिखते हैं प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन है? प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन है? सीवी रमन। आप जानते हैं इसका नाम, वैज्ञानिक सीवी रमन, सीवी रमन। इन्हीं के नाम पर एक प्रभाव भी है जिसको रमन प्रभाव कहते हैं, रमन इफेक्ट होता है। तो वैज्ञानिक सीवी रमन ने ही प्रकाश का एक प्रभाव है जिसको हम रमन इफेक्ट कहते हैं, तो रमन इफेक्ट की खोज की थी, तो वैज्ञानिक सीवी रमन हो गया। चलो इसका नाम भी लिख देते हैं, रमन प्रभाव के लिए मिला था इनको, रमन प्रभाव के लिए, ठीक है। किसके लिए पुरस्कार मिला था इसको, इस वैज्ञानिक को? रमन प्रभाव के लिए इसको पुरस्कार मिला था, सीवी रमन को, ठीक है ना। इन्हीं के नाम पर ये रमन इफेक्ट प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रकृति के, क्वेश्चन नंबर 5, प्रकृति के 4 मूलभूत बलों के नाम लिखिए। प्रकृति के 4 मूलभूत बलों के नाम लिखिए। प्रकृति में हमेशा 4 प्रकार के मूलभूत बल होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस कितने होते हैं? 4 हैं केवल। उनके नाम मैं यहां बता देता हूं आपको। नंबर पहला, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको वैज्ञानिक न्यूटन ने खोजा था। नंबर 2, इसमें विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। और नंबर 3, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। और नंबर 4, दुर्बल नाभिकीय बल। तो 4 कौन कौन से बल हो गए? नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल, नंबर 2 विद्युत चुंबकीय बल, नंबर 3 प्रबल नाभिकीय बल, और नंबर 4 दुर्बल नाभिकीय बल। तो 4 प्रकार के बल हो गए। प्रकृति में कौन कौन से बल पाए जाते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल पहला बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, और तीसरा प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा दुर्बल नाभिकीय बल। तो 4 प्रकार के मूलभूत बल होते हैं हमेशा प्रकृति में, नेचर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 6, प्रकृति में अल्पपरास का सबसे प्रबल बल कौन सा है? ठीक है, यह क्वेश्चन हमारा। प्रकृति में अल्पपरास, जिसकी परास बहुत कम होती है, जिसकी रेंज कम होती है, बहुत ही कम मतलब दूरी तक है उसकी रेंज, सबसे प्रबल बल कौन सा है? जिसकी रेंज कम है, तो प्रबल बल कौन सा है ये बताते हैं आपको। आंसर है इसका प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय
प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, इसकी रेंज बता देते हैं, 10⁻⁻15 मीटर। कितनी रेंज होती है इसकी प्रबल नाभिकीय बल की? 10⁻15 मीटर तक होती है, क्योंकि नाभिक का जो आकार है वो 10⁻15 मीटर का होता है, जिसको हम एक फर्मी कहते हैं। ठीक है ना, फिजिक्स की भाषा में इसको एक 10⁻15 मीटर को एक फर्मी कहा जाता है। यहाँ लिख देता हूँ, इसका मान है एक फर्मी के बराबर। इसका मान किसके बराबर बेटा? यहाँ से एक फर्मी। एक फर्मी का मान 10⁻15 मीटर होता है, जबकि परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर जो कि एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, जो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये 6 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे क्षीण मूल बल कौन सा है? क्षीण जानते हैं आप? क्षीण का मतलब बहुत ही छोटा, अल्प परास, बहुत ही कम परास का। प्रबल बल नहीं होगा, दुर्बल बल, और जिसकी रेंज बहुत कम हो। तो क्षीण सबसे कम होता है गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल होता है? गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। हमने जो लिखा था तो इसको हमने लिख दिया गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सबसे क्षीण मूल बल है गुरुत्वीय बल। और सबसे प्रबल बल कौन सा है अल्पपरास का? कौन सा बताया मैंने? प्रबल नाभिकीय बल, जो नाभिक के अंदर लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कण होते हैं हमेशा। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लग जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा बल है? प्रबल है और अल्पपरास का है, प्रबल नाभिकीय बल। और सबसे क्षीण मूल बल कौन सा है? गुरुत्वीय बल। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जगदीश चंद्र बोस या बसु, कुछ बसु भी लिखा हुआ है कुछ किताब में, कि प्रमुख खोज क्या है? ठीक है, ये है क्वेश्चन। आंसर इसका होगा अति लघु रेडियो तरंगें। कौन सी तरंगें हैं? अति लघु रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगें कौन सी तरंगें होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए, मतलब चलने के लिए कोई माध्यम आवश्यक नहीं है। ये बिना मीडियम के भी चल सकती है, मीडियम हो माध्यम हो तब भी चल सकती हैं, और बिना माध्यम के भी चल सकती हैं। तो ये अति लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने इसकी खोज है। जगदीश चंद्र बोस ने किसकी की थी? अति लघु रेडियो तरंगों की खोज की थी, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। इनकी परास 0 से इनफाइनाइट तक होती है। कहां से कहां तक होती है? 0 to इनफाइनाइट होती है। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करें। दो कारों की टक्कर में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? इस चैप्टर से ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, ध्यान रखें आप। वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जो आने लायक है, इन्हीं में से आ जाते हैं। रेखीय संवेग राशि, कौन सी राशि संरक्षित रहती है हमेशा? रेखीय संवेग। रेखीय संवेग का विस्तार हम आगे अगले चैप्टरों में करेंगे। रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। किसी कण का द्रव्यमान एवं उस कण का वेग या पिंड का वेग का गुणनफल हमेशा रेखीय संवेग कहलाता है। ठीक है, ये इसका सूत्र बनता है P बराबर m इंटू बी। किसी कण या पिंड का द्रव्यमान इंटू उसका वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? रेखीय संवेग कहलाता है। तो इसको रेखीय संवेग कहते हैं, इस सूत्र से रिप्रेजेंट करते हैं P बराबर mv। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बोसोन क्या है? एक क्वेश्चन है ये, बोसोन क्या है? ठीक है, ये बोसोन कण होते हैं हमेशा। इसका आंसर है ये पूर्णांक चक्रण वाले कण बोसोन
कण होते हैं, ये पूर्णांक चक्रण वाले कण होते हैं बोसोन कण, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, इस तरीके के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, ऐसे ही बोसोन कण होता है। तो बोसोन कण क्या है? पूर्णांक चक्रण वाले कण बोसोन कण होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। एक्स किरणों की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? मतलब एक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, इस तरीके से भी कह सकते हैं। एक्स किरणों की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है या दिया जाता है? तो एक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हमारे शरीर का जो एक्सरा लेते हैं, जो हड्डियों का एक्सरा लेते हैं, ठीक है, तो वो वही एक्स किरणें होती हैं। हमेशा 2 एंगस्ट्रॉम की तरंगें हमारे बॉडी पर छोड़ी जाती हैं, जिससे हमारे जो बक्ष है, हमारा जो छाती है, उसकी क्या है, हड्डियों का जो एक्सरा लिया जाता है वो 2 एंगस्ट्रॉम की तरंगों से लिया जाता है, ठीक है। तो इसकी खोज, एक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इस एक्स किरणों की खोज वैज्ञानिक रोंटगन ने की थी। किसने की थी? यहां से लिख देता हूं मैं, वैज्ञानिक रोंटगन ने की थी, ठीक है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक रोंटगन, ये नाम है, रोंटगन ने की थी। तो वैज्ञानिक रोंटगन को इसका श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के परितः, अब ये बताइए कि सूर्य के परितः कौन चक्कर लगाता है? ग्रह चक्कर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? और ग्रहों के चारों तरफ कौन चक्कर लगाते हैं? उपग्रह चक्कर लगाते हैं हमेशा। तो सूर्य अपने एक फोकस पर स्थित है और उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे हैं? ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, प्लैनेट, ठीक है। और उस ग्रहों के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं? उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य के परितः चक्कर लगाते हुए ग्रहों की गति में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? ठीक है। ये कौन सी राशि संरक्षित रहती है? आंसर लिखते हैं यहां से, इसको भी पढ़ाएंगे हम आगे अगले चैप्टरों में। कोणीय संवेग, ये चैप्टर नंबर 7 में आएगा। कोणीय संवेग राशि, कौन सी राशि? कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, मतलब कोणीय संवेग नहीं बदलता हमेशा। तो एक वैज्ञानिक आगे आएगा, वहां पर ग्रहों की गति के बारे में वैज्ञानिक ने जो नियम दिए थे, वो 3 नियम है वैज्ञानिक के, और उसके बारे में बताएंगे। तो कोणीय संवेग हमेशा जो सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगाते हैं? ग्रह। तो उनकी जो ग्रहों की गति में हमेशा जो राशि संरक्षित रहती है वो कोणीय संवेग संरक्षण रहता है। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम वहां पर अप्लाई होता है। कोणीय संवेग हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो ये 12 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल, हमेशा 2 प्रोटॉनों के बीच हमेशा विद्युत बल कार्य करता है, जिसको हम कूलाम बल कहते हैं। हम कूलाम बल भी आगे पढ़ाएंगे, आपको सीनियर में पढ़ाएंगे उसको, कूलाम बल को, ठीक है। लेकिन हम बता देंगे यहाँ पर इसी चैप्टर में थोड़ा सा और समझा देंगे कि कूलाम बल या विद्युत बल क्या है। तो 2 प्रोटॉनों के बीच, क्योंकि प्रोटॉन पर आवेश होता है, जहां आवेश होता है ना, वहां पर हमेशा विद्युत बल या कूलाम बल कार्य करता है। उनके बीच लगे गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल भी हमेशा काम करता है 2 प्रोटॉनों के बीच, और 2 प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल भी काम करता है। तो विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना ज्यादा होता है, ये पूछा गया प्रश्न में। कौन ज्यादा होता है? 2 प्रोटॉनों के बीच का विद्युत बल, कोमा लगा दिया मैंने यहाँ पर, और उनके बीच लगे गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना होता है? तो 10 की घात 36 होता है। कितना होता है बेटा यहाँ से? 10 की घात 36 गुना ये होता है, इतने ज्यादा होता है। कौन ज्यादा होता है? प्रोटॉनों के बीच लगने वाला विद्युत बल या कूलाम बल कितने गुना ज्यादा होता है? 10 की घात 36 गुना ज्यादा
होता है, 10 की घात 36 36, ठीक है, गुना ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बीटा 6 उत्सर्जन के साथ कौन सा कण उत्सर्जित होता है? देखिए 3 कण निकलते हैं हमेशा। किसी रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है, जैसे रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से, यूरेनियम है, थोरियम है, ठीक है, प्लूटोनियम है, ठीक है। तो ये जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, तो इनमें रेडियो एक्टिव तत्व जो स्वतः ही निकलते हैं हमेशा। इसमें से 3 कण निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। 3 निकलते हैं, कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा। अगर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को रख देंगे आप किसी कांच के बर्तन में बंद करके, तो उसमें से स्वतः ही अपने आप कुछ किए बिना ही अपने आप उसमें से 3 कण निकलेंगे, कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये कह रहा है कि बीटा 6 उत्सर्जन के साथ जब बीटा कण निकलता है उसमें से, तो समय बीटा 6 उत्सर्जन के साथ कौन सा कण उत्सर्जित होता है? तो अब उसमें से निकलता है न्यूट्रिनो। कौन सा निकलता है साथ में, न्यूट्रिनो। तो इसका आंसर बेटा यहां से लिख देते हैं, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो कण, ये कण निकलता है हमेशा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, बीटा 6 उत्सर्जन के साथ कौन सा कण उत्सर्जित होता है? तो कौन सा निकलता है, न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो कण का उत्सर्जन होता है बीटा 6 के साथ साथ जब रेडियो एक्टिव तत्व से कोई भी 3 कण निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो बीटा 6 के साथ साथ कौन सा कण उत्सर्जित होता है, न्यूट्रिनो कण उत्सर्जित होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, फिर इसके बाद हम बड़े क्वेश्चनों पर आएंगे, जो कुछ टॉपिक्स भी रह गए इसमें चैप्टर में, ठीक है। अभी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ बेटा, ठीक है ना। बीच में मैंने ये क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, और भी करा दूंगा इसमें क्वेश्चन, ठीक है।